नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मालवीय एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। तो आप जो है अभी तक YouTube पे मेरे सीरीज में आपने डिफरेंट जो है ये लेक्चर्स देखे, जहाँ पे आपने इंटीरियर ऑफ अर्थ, ओरिजिन ऑफ अर्थ, कंटिनेंटल ड्रिफ्ट, प्लेट टेक्टोनिक्स, और आज जो है हम एक यूनिक, जहां से आपके देखिए मैं वही क्वेश्चन या वही आपके लिए टॉपिक सेलेक्ट कर रहा हूं जहां से पीवाईक्यूज बने हैं, जहां से आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं। देखने में टॉपिक भले आसान लगे, लेकिन अगर ये जब क्वेश्चन के फॉर्मेट में आ रहा है, जहां पर आपके इसके एक्सफोलिएशन के बारे में पूछा जा रहा है, जहां पर इसके स्ट्रक्चर के बारे में पूछा जा रहा है, जहां इसके स्ट्रेटा के बारे में पूछा जा रहा है, वहां आपको कंफ्यूजन हो रही है। तो आज हम देखेंगे पूरी तरह से अर्थ की कहानी, और उस अर्थ की कहानी में ये रॉक कैसे बने, क्योंकि हमने आपको बताया था कि रॉक्स आर द पेजेस ऑफ अर्थ हिस्ट्री, कि ये इतिहास के जो पृथ्वी की भूगर्भिक इतिहास है, इसके रॉक्स पन्ने हैं, जिसको आप पढ़ेंगे तो पृथ्वी की भूगर्भिक कहानी आपको क्लियर होगी और आपको जो है इंडोजेनेटिक फोर्स के ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर के बारे में पता चलेगा। तो आइए हम शुरू करते हैं आज रॉक के बारे में। हम इसके अंदर देखेंगे कि इसकी क्लासिफिकेशन कैसी है, और डिफरेंट क्लासिफिकेशन के अंदर डिफरेंट हेड के जब डिवीजन करेंगे तो हम देखेंगे सबकी जो है क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्या क्या जो है इनकी विशेषताएं हैं, क्या क्या इनमें अलग यूनिकनेस है। ये पहले जो है, सबसे पहले अगर आप ये देखें कि चट्टान होती क्या है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज रॉक्स, चट्टान वास्तव में है क्या, तो अभी तक आपने ये पढ़ा था कि अर्थ का ऊपर वाले पार्ट को आप क्रस्ट के नाम से जानते हैं, जो लिथोस्फीयर से जुड़ा हुआ है। लिथोस्फीयर का ही ये क्रस्ट, मैंने बताया था कि लिथोस्फीयर में क्रस्ट और अपर मेंटल मिलकर के लिथोस्फीयर बना रहा है। तो उसी क्रस्ट का यह जो है एक भाग है जो खनिजों के संयोग से बना हुआ है, या डिफरेंट मिनरल के कॉम्बिनेशन से बना हुआ एक जो है आपको ये स्ट्रक्चर मिलेगा, जिसको आप रॉक कहते हैं। अब डिफरेंट खनिज ये आते कहाँ से हैं, तो अर्थ के ओरिजिन में या अर्थ के इंटीरियर में हमने आपको बताया था कि पूरे क्रस्ट से लेकर के कोर तक डिफरेंट मटेरियल्स के अलाइनमेंट हैं, डिफरेंट मटेरियल्स जो है इसके अंदर पाए जाते हैं। तो यहाँ पर उसी चीजों का अगर मेयरली आप देखेंगे तो ये 200 ये मिनरल्स आपको जो है खनिज मिलेंगे, जिसमें आपको 2 दर्जन लगभग 24 ऐसे खनिज है जो आपके ह्यूमन एक्टिविटी के लिए इंपॉर्टेंट है, जो आपके ये पर डे के शेड्यूल में जो है इंपॉर्टेंट है, इसकी जो है आप स्टडी करते हो, यह आपके जीवन को प्रभावित करता है, जिसको आप या तो देखोगे सिलिकेट के फॉर्म में है, या क्वार्टरजाइट के फॉर्म में है, या कार्बोनेट के फॉर्म में है, या ऑक्साइड के फॉर्म में है। तो ये डिफरेंट जो है ये मिनरल्स अपने अलग अलग फॉर्म में एक्युमुलेट होकर के और एक सॉलिड मटेरियल्स बनाता है। हालांकि ये कहना उचित नहीं है कि सर्वथा सॉलिड मटेरियल्स ही बनता है। ये एक रॉक बहुत हार्ड भी हो सकती है, बहुत सॉलिड भी हो सकती है, और बहुत सॉफ्ट भी हो सकती है। एक जो है यह बेसाल्ट ग्रेनाइट जैसे हार्ड हो सकती है, दूसरी तरफ आप देखोगे यह सॉइल जैसे सॉफ्ट भी हो सकती है, लोमी सॉइल जैसे सॉफ्ट भी हो सकती है। तो ये दोनों जो है इसमें खूबसूरती है, इसको हम रॉक के नाम से जानते हैं। यही जो है आपको ये रॉक के बेसिक परिचय अगर आपसे पूछा जाए तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि यह जो है डिफरेंट मिनरल्स के कंपोजिशंस है। अब दूसरा हमको देखना है कि यह जो है रॉक कितने तरीके की होती है। इस रॉक में अगर आपको मेजरमेंट की हम बात करें तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, ये जो हम पढ़ रहे हैं ये मेथड ऑफ फॉर्मेशन के बारे में पढ़ रहे हैं, इनके निर्माण विधि के बारे में हम पढ़ रहे हैं कि यह कितने तरीके से बनी है और उसके आधार पे इनका डिवीजन क्या है। अलग अलग ये रॉक के डिवीजन के अलग अलग क्राइटेरिया हो सकते हैं। जैसे हम अगर नेचर के आधार पे देखें, इसकी क्वालिटी के आधार पे, तो एसिडिक नेचर के हो सकते हैं या बेसिक नेचर के हो सकते हैं, एक ये डिफरेंट क्लासिफिकेशन हो सकता है। लेकिन यहाँ पर आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं ये ओरिजिन इनके जेनेसिस के बेसिस पे है, इनके जो है निर्माण फॉर्मेशन के आधार पे है। पहला उसमें आपको देखने को मिलेगा जिसको आप इग्नियस रॉक कहते हैं। इसको आग्नेय चट्टाने या जो है इसको प्लूटोनिक रॉक्स, इसी का टाइप में इसको प्लूटोनिक रॉक्स भी कहते हैं या प्राइमरी रॉक्स भी कहते हैं।
पुरानी प्राथमिक चट्टानें या आग्नेय चट्टानें। वाई आग्नेय, वाई इग्नियस, क्योंकि यह जब इसका ओरिजिनेशन होता है, जब ये बनती है, तो इसके निर्माण में लावा की भूमिका होती है, मैग्मा की भूमिका होती है। अर्थ के नीचे से मैग्मा जो है निकलता है और इससे निकल करके अर्थ सरफेस पे आकर के वो लावा के रूप में सॉलिडिफाई होता है। तो जो तप्त मैग्मा होते हैं, हॉटेड मेल्टेड, ये जो मैग्मा होती है वह जो है जब एविलांच के सहारे बहती है तो एक आग की भांति तप्त जो है हाई टेम्परेचर के साथ आपको दिखाई देती है। इसी कारण से इसको इग्नियस रॉक जो है नाम दिया जाता है। और चूंकि सबसे पहले अर्थ में बनाने में इसका कंट्रीब्यूशन है, इसलिए इसको प्राइमरी रॉक कहा जाता है। बिकॉज और दो जो आपको ये इसके कैटेगरी देखने को मिलेगा, चाहे सेडिमेंट्री रॉक की बात करें या फिर मेटामॉर्फिक रॉक की बात करें, अर्थात हम अवसादी चट्टानें की बात करेंगे या रूपांतरित या कयांतरित चट्टानों की बात करेंगे। ये दोनों चट्टानें इस चट्टानों के टूटने फूटने या रूप को चेंज करने में, फॉर्म को चेंज करने में हुई है। तो इस चेंजेस के साथ जो है आपको ये देखने को मिलेगा कि यहाँ पर इग्नियस रॉक के फॉर्म चेंज हुए हैं, इग्नियस रॉक के रूप चेंज हुआ है। ठीक, अब यहाँ पर ये अगर देखोगे तो इसके जो है ये बनावट को हमने आपको बताया कि यह जब बनेगा, यहाँ पर जैसे एग्जाम्पल के रूप में आप देखोगे, ये अर्थ सरफेस के ये अगर मान लीजिए है और कोई मैग्मा यहाँ पर अंदर जा रहा है, दूसरा जो है यहाँ पर कोई एक प्लेट आपको ये दिख रही है, ये हमने लास्ट क्लास में ये बात किया था। अब ये मेल्टेन मैग्मा, ये चट्टानें है, ये जो लिथोस्फेरिक प्लेट है, ये लिथोस्फेरिक प्लेट में जो भारी प्लेट है जब नीचे जाएगी तो ये पिघलेगी और पिघलने के कारण से यहाँ पर एक मैग्मा चेंबर बनेगा। यह जो है मैग्मा चेंबर बनेगा और इस मैग्मा चेंबर को ये दरार के साथ, चाहे ये फिशर इरप्शन के साथ, चाहे ये सेंट्रल इरप्शन के साथ ऊपर आएंगे और ऊपर आकर के जहां पर ये जमेंगे, यहां पर आपको देखने को मिलेगा कि इस तरह के जो है रॉक का फॉर्मेशन होगा, जिसको आप आग्नेय चट्टानों के नाम से जानते हो। अब ये मैग्मा कहीं भी जम सकता है। ये हो सकता है कि फिशर इरप्शन में ये आए और ये इसके ही दरारों के सहारे ये जम करके रह जाए, ये अपने आउटर सरफेस पे नहीं निकले। मैग्मा जो है केवल ये, अगर वह नीचे ही दब के रह जा रहा है तो डिफरेंट इसको टाइम फ्रेम मिलेगा। हो सकता है कि इसको ठंडा होने में काफ़ी ज़्यादा समय मिल गया हो। अगर ये सरफेस पे डायरेक्ट विजिबल हो रहा है, इस समय इसको ठंडा होने के लिए काफ़ी कम समय मिलेगा, क्योंकि जो ही एटमॉस्फेयर के संपर्क में आएगा ये टेम्परेचर लूज करने लगेगा, हवाओं से यहाँ के टेम्परेचर लूज होती जाएगी और फिर ये जल्दी जम जाएगा। जब अगर इसको प्रिपरेशन के लिए पर्याप्त टाइम मिलेगा, उस समय इसके अंदर जो है क्रिस्टल बहुत अच्छे से डेवलप होंगे, बहुत अच्छे से इसके कण बनेंगे, इसके जो है ये मॉलिक्यूल्स बनेंगे, इसको क्रिस्टल बनेंगे, जिसको आप कहते हो रावादार चट्टानें। यानी आपको इसमें रावा ये देखने को मिलेगा जैसे जैसे ये धीरे धीरे जमेगा। तो जो प्लूटोनिक रॉक्स है, जो यहाँ पर आप, या अगर इसको आप ये मिड रॉक के नाम से जानते हो, जो मध्यवर्ती लिथोस्फीयर में आकर के जम जाते हैं दरारों के सहारे, इनको पर्याप्त समय मिलता है अपने जो है कणों को डेवलप करने में। वहीं दूसरी तरफ अगर आप देखते हो मैग्मा से निकलने वाला सेंट्रल इरप्शन के साथ मैग्मा, वह बाहर आके लावा के रूप में जब जमता है, इसको समय काफ़ी कम मिलता है, जिसके कारण से यह तेज़ी से सॉलिडिफाई होता है और इनके अंदर आपको किसी तरह के जो है कण नहीं देखने को मिलते, रावा नहीं देखने को मिलते हैं। हाँ, ये हो सकता है कि इसमें डिफरेंट लेयरिंग कभी कभी देखने को मिले, जब ये कई बार जो है मैग्मा का फर्स्ट टाइम हो सकता है मैग्मा से, ये मैग्मा चेंबर से मैग्मा निकल करके और सॉलिडिफाई हुआ हो, फिर आफ्टर पासेस ऑफ सम टाइम, कुछ समय बीतने के बाद दूसरी बार जो है यहाँ पर फिर से जो है वोल्केनिक इरप्शन हुई हो, फिर से ये दूसरी बार जो है इसके ऊपर जमा हो गए हों। ये हो सकता है कि फिर से दूसरी बार जमा हो गए हों, तो फिर से यहाँ पर आपको दूसरी देखने को मिलेगी। ऐसा हो सकता है कि यह फिर से जो है आपको तीसरी बार देखने को मिले। तो इसमें डिफरेंट लेयरिंग जो है आपको देखने को मिल सकती है, ये पॉसिबल है।
तो अगर यज्ञीय चट्टानों की बात करें तो कैसे बनता है, यह जो है पृथ्वी धरातल के नीचे के तप्त मैग्मा से बनता है। यहाँ के मैग्मा से इसका निर्माण होता है, इसका फॉर्मेशन होता है। अब इसकी ये निर्माण तो आप समझ गए। अब एक एक करके जो है अगर हम बात करें यहाँ पर, तो इसके डिवीजन में आप देखोगे तो जो हमने बात कहा इसको दो भाग में हम बांट सकते हैं। पहला जो है हम इग्नियस रॉक को एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक कहते हैं। अगर हम आपको चार्ट की बात करें तो हमारे पास अगर इग्नियस रॉक है तो इसको आप जो है ये कह सकते हो कि सर या तो यह सरफेस के बाहर जो है आकर के जमा हुआ हो, जिसको हम एक्सट्रूसिव कहते हैं। एक्सट्रूसिव जो है ये रॉक आपको कहोगे। दूसरा, या तो यह जो है चट्टानों के नीचे ही यानी सरफेस के नीचे ही जमा हो गया हो, जिसको आप क्या कहोगे, इंट्रूसिव कहोगे। अब इंट्रूसिव रॉक भी नीचे का मतलब कितना नीचे, या तो हो सकता है कि यह जो है बीच में यह नीचे ये जमा हुआ हो या एकदम पेंदी में जमा हुआ हो। तो अगर बीच में जमा हुआ है तो इसको जो है मध्यवर्ती चट्टानों के नाम से हम जानते हैं, जिसको हम जो है हाइपोबेसल के नाम से जानते हैं। और अगर जो है यह पूरे नीचे ये जमा हुआ है तो इसको हम प्लूटोनिक रॉक के नाम से जानते हैं। प्लूटोनिक रॉक के नाम से जानते हैं, पतालीय चट्टानों के नाम से जानते हैं। तो ये हम रॉक के ये इग्नियस रॉक के जो है डिफरेंट लेयरिंग का यहां पर हम बात कर रहे हैं कि यह डिफरेंट लेयरिंग के अंदर यहां पर आकर के आपको जम जाए। जैसे फॉर एग्जांपल यहां पर आपको अगर हम ये फिगर की बात करें, एक देखिए यहां मैग्मा चेंबर से मैग्मा निकला, लेकिन यह सरफेस पे नहीं आया। सरफेस पे ना आकर के यह नीचे ही, सरफेस तो हमारा ये है, यह जो है ऊपर आता, यहां पर वोल्केनिक इरप्शन होती, अगर यहां पर वोल्केनो होता, ये वोल्केनो होता तो कैसा रॉक बनता, फिर एक्सट्रूसिव रॉक बनता, यहां पर एक्सट्रूसिव रॉक बनता। लेकिन जब ये धरातल के नीचे रह गया तो ये अंतर्वेदी चट्टानों के रूप में रह गया और डिफरेंट फॉर्म में आपको देखने को मिलेगा। यह जो है अलग अलग फॉर्म में, जैसे अगर मान लीजिए पूरे नीचे से लेकर के और ऊपर तक ये जमा अगर दिखे तो इसको आप बैथोलिथ कहते हो। क्या कहते हो, बैथोलिथ। तो अगर आपसे पूछे कि सबसे गहराई में पाए जाने वाली चट्टानें, यह पूछा भी गया क्वेश्चन है पीवाईक्यू के सहारे, आप देखोगे यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा गया है, सबसे गहराई के साथ मिलने वाली चट्टानें कौन है, तो बैथोलिथ सबसे गहराई से मिलने वाली चट्टानें, जिसका कोई अपना ये जो है फिक्स, ये आप देखोगे स्ट्रक्चर नहीं होता है, फिक्स शेप नहीं होता है, ये किसी भी शेप में नीचे जमी रहती है पूरे धरातल से ऊपरी भाग तक। और जब ऊपरी भाग इरोडेड हो जाता है बाय एयर, ये बाय विंड, एयर नहीं कह सकते, जब स्पीड में आ जाता है तो इसे विंड कहते हैं, तो बाय विंड या फिर किसी और मीडियम से अगर ये अर्थ का अपर लेयर जो है कट करके हट जाता है तो ये विजिबल होने लगती है, तो इसको हम बैथोलिथ कहते हैं। फिर ये एक आता है, हो सकता है कि यह लहरदार रूप में जमा हो गया हो, ये लहर के रूप में आपको यहां पर दिखाई दे ऐसे, अगर ये ऐसे दिखाई दे अगर लहरदार के रूप में, तो इसको हम फैकोलिथ के नाम से जानते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, फैकोलिथ के नाम से जानते हैं। तो यह जो है फैकोलिथ, तो ये फैकोलिथ हो सकता है। या फिर ऐसा हो सकता है कि यह जो है अब जैसी चट्टानों के अंदर जगह मिला वैसे ये जम जाते हैं। ये तो पानी जैसे बह रही है, मैग्मा रॉक्स के जो मटेरियल्स हैं ये पानी जैसे बह रही है, जिस जगह पे गए जैसा वहां जगह मिला उस आकार के हो गए, और डिफरेंट आकार के कारण इनका नाम अलग अलग पड़ा। जैसे अगर पानी को आप बॉटल जैसा शेप देना चाहोगे वैसे में वो बर्फ जम जाएगा। सेम थिंग यहाँ पर है कि अगर वो लहरेदार वहां पे ये रॉक्स के स्ट्रक्चर है तो फैकोलिथ बना रहा है। अगर ये रैंडम जम जा रहा है बैथोलिथ बना रहा है। अगर मान लीजिए छतरी के समान जम रहा है ऐसे, इस शेप में अगर ये जम रहा है
मशरूम की तरह जो आप देखते हो, तो इसको लैकोलिथ के नाम से जानते हैं। यही ठीक विपरीत हो जाता, कुछ ऐसा हो जाता कि इसकी जमाव कुछ ऐसे हो जाती, ये कुछ इसकी जमाव ऐसे हो जाती, तो इसको हम जो है ये लिपोलिथ के नाम से जानते हैं। तो यह जो है लैकोलिथ, जब ये मशरूम की तरह हो रहा है, जब ये एक तस्तरी की तरह से कटोरे जैसा हो जाएगा तो इसको लिपोलिथ के नाम से जानेंगे। ऐसे ही अगर पूरे स्ट्रक्चर में खड़ा यह जमा हुआ है तो इसको हम डाइक के नाम से जानते हैं, जैसे ये आप देख रहे हो। अगर पतला चादर की तरह जम गया हो, जैसे ये आप देख रहे हो, तो इसको सील और सीट के नाम से जानते हैं। जैसे अगर मोटाई ज़्यादा है तो इसको सील कहते हैं, और ये पतली मोटाई में जमा हो तो इसको सीट कहते हैं। तो ये सब क्या है, ये सब इग्नियस रॉक के टाइप है। इग्नियस रॉक के ही जो है ये डिफरेंट डिफरेंट आकृति में यह धरातल के नीचे जो है जाकर जमे हुए हैं, क्योंकि इतनी फोर्स मैग्मा में नहीं थी कि यह सेंट्रल इरप्शन करके बाहर आए, तो वो जैसे चट्टानों में जगह मिली वैसे जम गए। ठीक यहां पर अब जो है इनके एक एक करके हम इसमें आपको ये सारी चीजें देखने को मिलेगा। जैसे आपको हमने बैथोलिथ बताया, हमने जो है आपको लैकोलिथ बताया, हमने जो है आपको फैकोलिथ बताया, हमने आपको लेपोलिथ बताया, और हमने जो है आपको सील बताया, सीट बताया, डाइक बताया। तो ये डिफरेंट जो है आपको फॉर्म देखने को मिलेंगे, ये जो है आपको डिफरेंट फॉर्म देखने को मिलेंगे। लेकिन अब है कि इनकी विशेषताओं को हम देख लें कि क्या क्या इग्नियस रॉक की विशेषताएं हैं। अभी हमने फॉर्म देखा था कि ये इग्नियस रॉक अगर बाहर आके जमेगा तो अलग स्ट्रक्चर, अंदर आके जमेगा। अच्छा, अंदर जो भी जम रहे थे, चाहे लिकोलिथ हो, लिपोलिथ हो, सील हो, सीट हो, डाइक हो, फैकोलिथ हो, बैथोलिथ हो, ये सब इसके अंदर अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए क्या ये क्रिस्टलाइन नेचर के होंगे? क्रिस्टलाइन नेचर मतलब क्या इसके अंदर रवा पाए जाएंगे, क्या इसके अंदर कण दिखेंगे क्या? तो आप कहोगे यस सर, इसमें कण दिखेंगे। वाई? क्योंकि इसको पर्याप्त समय मिला जमीन के अंदर यह जो है कण डेवलप होने का। वही जो एक्सट्रूसिव रॉक है, जो धरातल के ऊपर जमने वाली रॉक है, उसके अंदर आपको इस तरह की जो है परफेक्ट जो है आपको नहीं मिलेगा, ये क्रिस्टलाइन नेचर की वो नहीं मिलेंगे। तो इग्नियस रॉक जो है क्रिस्टलाइन नेचर की हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। अगर एक्सटेंसिव नेचर की होगी, बाहर तुरंत सरफेस पे जमा हुई होगी तो नहीं डेवलप हुआ होगा, इंट्रुसिव नेचर की होगी तो डेवलप हुआ होगा। पहली विशेषता तो आपने यही देखा कि चट्टाने जो है रवेदार होगी, ये तब होगा जब मैग्मा जो है ये धीरे धीरे ठंडा हो। अगर जो है तीव्र गति से ठंडा ये होने के कारण इनके रवा जो है बहुत छोटे होंगे, बहुत कम डेवलप होंगे। लेकिन अगर यहीं जिसके विपरीत अगर धरातल के नीचे अगर ये जम रहे हैं, धीरे धीरे जम रहे हैं, तो आपको जो है बहुत ज्यादा आपको जो है देखने को मिलेगा इस तरह के। जैसे फॉर एग्जांपल बेसाल्ट और ग्रेनाइट। बेसाल्ट क्या है? तेजी से जमा, तो बेसाल्ट के अंदर आपको क्रिस्टल के कण जो है छोटे मिलेंगे। वहीं ग्रेनाइट के पास पर्याप्त समय रहा, धीरे धीरे सॉलिडिफाई हुआ, उसको पर्याप्त समय रहा, तो इसमें जो है क्रिस्टल बहुत बड़े मिलेंगे, इसमें वेल डेवलप्ड क्रिस्टल मिलेंगे। तो ये इनके जो है फ्रीजिंग टाइम पे डिपेंड करता है कि ये ठंडा कितने देर में हो रहे हैं। ठीक। दूसरा जो है आपको हम ये इसकी विशेषताएं हैं कि यह चट्टाने जो है मुख्य रूप से आप देखोगे हार्ड होती है, यानी यह परमिएबल या पोरस नहीं होती है। ये क्या होता है? ये परमिएबल और पोरोसिटी कि कोई चट्टान जो है यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये यहाँ पर जो है आपको इसमें अगर पानी जमा हो तो क्या पानी रिस्क के अंदर जा सकता है? क्या पानी रिस्क के अंदर जा सकता है क्या? इसको हम पोरोसिटी और परमिएबिलिटी कहते हैं। यहाँ पर आपको जो है इस चट्टानों में पोरोसिटी या परमिएबिलिटी की कमी होती है क्योंकि यह हार्ड रॉक है। लेकिन कहीं कहीं क्रेक के सहारे, जैसे यह ज्वाइंट्स जहां पर है, इसके सहारे पानी जब अंदर जाता है तो इसके अंदर वेदरिंग प्रोसेस होते हैं। सामान्य रूप से इसके सरफेस पे नहीं होता, इसीलिए आपने देखा होगा आप घर में ग्रेनाइट लगाते हैं, ग्रेनाइट पत्थर ही तो है,
इग्नियस रॉक तो है, आप ग्रेनाइट लगाते हो तो पानी उस सरफेस के नीचे नहीं जाता है, क्योंकि वो पोरोसिटी उसमें नहीं होती है, परमिएबिलिटी उसमें नहीं होती है। लेकिन जहां पर दो का ज्वाइंट होगा, क्रेक्स होंगे, वहां के सहारे जाएगा और नीचे जो है केमिकल्स के साथ अभिक्रिया करके उसको वेदरिंग प्रोसेस में लेकर के आएगा। तो इसमें ज्वाइंट्स पाए जाते हैं, इसमें लेयरिंग कम होगी लेकिन ज्वाइंट्स पाए जाएंगे। ये तब ज्वाइंट्स आपको विजिबल होंगे क्यों, जब डिफरेंट टाइम में यह जो है वोल्केनिक इरप्शन हुआ है। एक वोल्केनिक इरप्शन हुआ, कुछ समय बाद दूसरा वोल्केनिक, तो दो मैग्मा जमने के समय वहां आप देखोगे ज्वाइंट्स वो होंगे, जिसके सहारे जो है वाटर थोड़ा सा जो है इसके अंदर जा सकता है। अगला इसका सबसे बड़ी विशेषता है कि इसमें फॉसिल्स नहीं पाए जाते हैं, किसी तरह के जीवावशेष नहीं पाए जाते हैं, जीवों के अवशेष नहीं पाए जाते हैं। अब ये प्रश्न है कि सर ये फॉसिल्स यानी जीवावशेष क्या होते हैं? ये पुराने पहले के जीवों के अवशेष, उनके से यह जो है आकृतियां जो पत्थरों में दब गई और उस पे जो है एक आकृति छप गई, या उनके कुछ हड्डियां उसमें ये पाई गई, ये नहीं पाया जाता है। क्यों? तो इसके दो कारण बताए जाते हैं कि जब इस चट्टानों का निर्माण हो रहा था उस समय हमारे अर्थ पे जीवों की उत्पत्ति बहुत कम हुई थी, और दूसरी जो है विशेषता बताई जाती है कि चूंकि इनका डेवलपमेंट जो है इग्नियस नेचर का है, यह मैग्मा से होता है और एक मैग्मा का ये टेम्परेचर 6000 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा होता है, तो ये पॉसिबल नहीं है कि कोई भी ऐसा फॉसिल्स इसके अंदर बच पाए। अगर कोई फॉसिल्स इसके अंदर है भी तो वो जल के समाप्त हो जाएगा, क्योंकि टेम्परेचर इतनी ज़्यादा रहती है उस मैग्मा की। तो इस कारण से यहाँ पर फॉसिल्स इसके अंदर नहीं पाए जाते हैं इग्नियस रॉक में। यह देखिए इग्नियस रॉक लैक फॉसिल्स इसके अंदर नहीं पाए जाते हैं। अब कुछ डिफरेंट रॉक्स जो है आपको इसके उदाहरण देखने को मिलेंगे, जैसे ग्रेनाइट, रायोलाइट, बेसाल्ट, उसके अलावा जो है पिग्माइट, सीडेराइट, सिनेराइट, डोलाइट, एंडेसाइट, गैब्रो, डोलेराइट, पेडेराइट, ये सारे जो है ये पेरिडोटाइट, ये सब किसके एग्जाम्पल हैं? ये सब जो है इग्नियस रॉक के एग्जाम्पल है। अब यह जो है आप देखोगे कुछ ऐसे चट्टाने होती है जो ज्वालामुखी से, और इसमें तो एक भी छोटे कण डेवलप नहीं हुए, कोई लावा नहीं डेवलप हुआ, तो ये पूरी तरह से ग्लासी नेचर का होगा। ग्लासी नेचर यानी ये शीशे की तरह आर पार देखा जा सकता है। जैसे आपको यहाँ पर ऑब्सीडियन रॉक देखने को मिलेगा। ऑब्सीडियन जो है ग्लासी कांच का उदाहरण है, जिसके आर पार आप देख सकते हो, क्योंकि इसके अंदर ये रवा नहीं, कण नहीं पाए जाते, क्रिस्टल नहीं पाए जाते हैं। और यह जो है किसका एग्जाम्पल है? इग्नियस रॉक का एग्जाम्पल है। ठीक, तो इसको ग्लासी रॉक के नाम से भी हम जानते हैं। फिर ये जो है कुछ और विशेषताएं, आइए इनको देखते हैं। दूसरा, यहाँ पर जो इसमें जो पताली प्लूटोनिक रॉक्स होते हैं, यह धीरे धीरे जमने के कारण रवा इसके बड़े होंगे, जैसे ग्रेनाइट के बारे में हमने बात किया। और जो बीच में अगर ये जमा होते हैं मध्यवर्ती चट्टानें, उसमें भी आपको रवा देखने को मिलेंगे, उसमें भी धीरे धीरे जमने के कारण से उसमें भी आपको रवा देखने को मिलेंगे। जो ऊपर जमने वाले चट्टान है वहां पे आपको रवा नहीं देखने को मिलेंगे। ठीक, इसके आपने डिवीजन के बारे में देख ही लिया है। अब इसी रॉक को अगर हम दूसरे क्राइटेरिया पे डिवाइड करें, दूसरे क्राइटेरिया पे देखें, यानी हम इसके उत्पत्ति के आधार पे ना देखें, इसके नेचर को देखें इग्नियस रॉक के ही, तो इसमें आप देखोगे कि यह जब अर्थ सरफेस से निकलते हैं तो मैग्मा जैसा होगा उसी तरह के रॉक बनेंगे। मैग्मा में आप जानते हो कि अगर कोई ओशियनिक रॉक, ओशियनिक प्लेट है तो हेवी होगी, उसके अंदर सिलिका कम होगा और लोहा या आयरन, मैग्नीज, इस तरह के मटेरियल्स ज़्यादा होंगे। दूसरी तरफ कोई अगर कंटिनेंटल ये होगी तो इसके अंदर आप देखोगे कि बहुत ज़्यादा मात्रा में सिलिकेट होगा, सिलिका होगा। इनके आधार पे ये दो तरह की चट्टाने ये डेवलप होती है, कुछ एसिडिक नेचर की होती है, अम्लीय चट्टाने होती है, और कुछ जो है क्षारीय चट्टाने होती है। जो अम्लीय चट्टाने होती है यह कुछ काफ़ी हद तक इनके जो कलर होते हैं वो हल्के होते हैं, जैसे एग्जाम्पल आपको ग्रेनाइट। तो यहाँ पर जिसमें सिलिका का ये कंटेंट ज़्यादा होगा, सिलिका का मात्रा ज़्यादा होगा, वो एसिडिक नेचर की होगी, और जिसमें जो है ये सिलिका कंटेंट कम होगा वो बेसिक नेचर की होगी।
सिलिका के कंटेंट के आधार पे रॉक को आप दो तरह से बांटते हो। तो ये बेसिक नेचर वाली जो रॉक होगी ये आपको देखने को मिलेगी कि यह ज़्यादा हेवी है, क्योंकि इसमें मैग्नीज की प्रधानता होगी, इसमें आयरन की प्रधानता होगी, फेरो मैग्नीज जो ये खनिज होंगे उनकी इसमें प्रधानता होगी, जबकि इसमें जो है क्वार्टज, फेल्सपार और सिलिकेट जैसे खनिजों की प्रधानता होगी। तो इसके आधार पे हम इसको दो भागों में बांटते हैं, एसिडिक नेचर की रॉक और जो है बेसिक नेचर की रॉक। ये दोनों जो है इग्नियस रॉक के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक, तो मुझे उम्मीद है कि पहला जो है हमने इग्नियस रॉक को काफी अच्छे से समझ लिया। अब इग्नियस रॉक जो है जब ये टूटता है वेदरिंग के कारण से टूट फूट करके और कहीं जमा होता है, एक एक्युमुलेशन जब इसका होता है तो इस पे धीरे धीरे जो है नई चट्टान का जन्म होता है और इसको हम सेडिमेंट्री रॉक के नाम से जानते हैं। यानी सेडिमेंट के जमने के कारण जो रॉक बनती है उसको हम सेडिमेंट्री रॉक कहते हैं। अब इसमें किसी तरह की मैग्मा की प्रधानता नहीं है और ज्यादातर देखिए हम नहीं कह रहे हैं कि सब की सब ये अवसादी चट्टानें, ज्यादातर यानी मोस्ट ऑफ द ये जो आग्नेय चट्टानें हैं, मोस्ट ऑफ द जो सेडिमेंट्री रॉक हैं यह पानी के अंदर आपको देखने को मिलेगी। सर अब इसका लॉजिक अगर पूछोगे कि सर क्यों पानी के अंदर, क्योंकि अगर आप देखोगे यह सेडिमेंट चाहे नदियों द्वारा तोड़ा जाए इग्नियस रॉक को इरोड कर करके या फिर हवाओं द्वारा तोड़ा जाए, ये सबको एक्युमुलेट करके बहा करके जहां गहराई होगी वहीं ले जा करके जमा कर दिया जाएगा, जिसके कारण यह निक्षेप सेडिमेंट सॉलिडिफाई होते जाते हैं और ये रॉक फॉर्मेट में काफी समय बाद जब दिखते हैं तो इनको सेडिमेंट्री रॉक के नाम से जानते हैं। अब अर्थ सरफेस पे अगर आप बात करो तो दो यहां प्रश्न बनता है, धरातल को आच्छादित करने वाला यानी पूरे धरातल को कवर करने की दृष्टि से आप देखोगे, और दूसरा आप देखोगे कि इसको जो है बनाने की दृष्टि से, तो कवरेज देखोगे सबसे ज्यादा जो है आपको सेडिमेंट्री रॉक देखने को मिलेंगे। पूरे अर्थ सरफेस का 75% जो है यह आपको सेडिमेंट्री रॉक देखने को मिलेंगे, जबकि ये बाकी जो दो चट्टानें हैं इग्नियस और मेटामॉर्फिक 25% में ही ये दोनों है। जबकि अगर क्रस्ट के फॉर्मेशन में देखोगे इनका योगदान नहीं है, इनका योगदान बहुत कम है, क्योंकि वहां क्रस्ट को बनाते समय ये इग्नियस रॉक का कंट्रीब्यूशन है, तो वहां इग्नियस रॉक, यहां पर ये उसको कवर करने में सेडिमेंट्री रॉक, ये दोनों दो पॉइंट है, इसको ध्यान में रखेंगे। यह डिफरेंट लेयरिंग में पाई जाएगी आपको, जैसे एक देखो यहां पर एक लेयर ये जमा, फिर जो है दूसरा लेयर यहां पर ये फिर से जमा, फिर जो है यहां पर आपको डिफरेंट तीसरा लेयर जमा, और यह जब लेयरिंग में पाई जाती है तो एक परफेक्ट जो है आपको सिचुएशन बनता है जब दो नॉन पोरस रॉक के बीच एक पोरस रॉक फंस जाए। यानी अगर नीचे मान लो कि इग्नियस रॉक है, ऊपर भी इग्नियस रॉक के कारण प्रेशर पड़ रहा है और बीच में सेडिमेंट्री रॉक कहीं फंस जाए, तो इसके अंदर कोई भी अगर ये हार्ड में ये टिम्बर फंसेगा तो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में धीरे धीरे जलते जलते वो कोयला में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर वनस्पतियां ये जमेगी इसके अंदर तो वो बरसों बाद, करोड़ों बरसों बाद धीरे धीरे जो है पेट्रोलियम में चेंजेस होती जाएगी। तो इसी कारण से आपको अब ध्यान होगा कि क्यों गोदावरी बेसिन में, क्यों महानदी बेसिन में, क्यों बंबई हाई में समुद्र के अंदर ये आपको पेट्रोलियम मिलते हैं, क्योंकि यह जो है सेडिमेंट्री रॉक का इस तरह की जो संरचनाएं पाई जाएगी कहीं पे जहां पे दो हार्ड रॉक के बीच एक सॉफ्ट रॉक आ जाए, तो यह जो है ऑयल रिजर्वायर का मेन केंद्र बनता है उसके ओरिजिनेशन का। इसमें डिफरेंट लेयर पाई जाएगी, साथ में साथ इसके फॉसिल्स फ्यूल्स पाए जाएंगे, इसमें डिफरेंट फॉसिल्स फ्यूल पाए जाएंगे, क्योंकि ये बाद की बनने वाली चट्टानों है। साथ ही साथ इसके जो भी चट्टान बने इसमें इतनी टेम्परेचर नहीं है कि यह जो है इसके जीवावशेष नष्ट हो जाए, तो इनमें जो है सेडिमेंट्री रॉक्स के अंदर आपको डिफरेंट फॉसिल्स फ्यूल देखने को मिलेंगे। जैसे आपने कोयला देखा, आप जो है पेट्रोलियम पदार्थ, तो ये कोयला के अंदर जो है डिफरेंट पेड़ पौधे जो जंतु दबे सबके जो है वहां पर एविडेंसेस आपको मिलेंगे। फिर अगले इसकी विशेषताओं के बारे में अगर हम देखें यहां पर, तो ये अधिकांश भाग को, अब देखो हमने बताया ना कि ये पूरे क्षेत्र को कवर तो की हुई है, लेकिन कवरेज में इनकी योगदान कवर करने में ज्यादा है।
इनको रॉक को कवर करने में ज्यादा है, इनको क्षेत्र को कवर करने में, इनको क्रस्ट को बनाने में योगदान नहीं है। क्यों क्रस्ट को बनाने के योगदान नहीं है? इनके निर्माण में देखिए, कहीं पर यह जो मान लीजिए ये माउंटेन एरिया बना, तो जो ये इग्नियस नेचर के होते हैं, जो आग्नेय चट्टान से बने रॉक हैं, यहीं टूट फूट करके यहां से इरोडेड हो करके और ये जमा होंगे यहाँ पे। तो ये जब जमा होंगे तो क्रस्ट के ऊपर होंगे। यहाँ पे क्रस्ट तब बना था जब नीचे से वोल्केनो इरप्शन हो रहा था, जब नीचे से मैग्मा निकल करके, आपको हमने डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री बताया ना, डाइवर्जेंट प्लेट मार्जिन पे आप क्या देखोगे, नीचे से मैग्मा आता है और नया प्लेट का निर्माण करता है। यहाँ पर वो प्लेट जो नीचे से मैग्मा आ रहा है वो इग्नियस रॉक का एग्जाम्पल है, वो इग्नियस रॉक फॉर्म कर रहा है। इस कारण से अर्थ के क्रस्ट के निर्माण में देखोगे सेडिमेंट्री रॉक का योगदान बहुत कम है, लेकिन इसके ऊपर पूरे कवर के रूप में आप देखोगे अर्थ के, तो सेडिमेंट्री रॉक्स आपको दिखाई देंगे। इसको आप देखोगे कि भूपटल के निर्माण में 5% केवल ये योगदान है, बाकी 95% आपको इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक देखने को मिलेंगे। अब ये इसमें एक प्रश्न है, चलो लेयरिंग तो आपको समझ में आ गया कि लेयरिंग, क्या इसमें रवा होंगे, क्या कण होंगे? नहीं होंगे। क्रिस्टल कहां से बनेंगे? यह जो है क्या मैग्मा जैसे इनको गर्म होकर के और फिर से रिकंस्टिट्यूट होने का टाइम कहां मिल रहा है, इनको दोबारा फॉर्म होने का? ये तो प्रेशर और ये एक दूसरे के ऊपर जमते जमते फॉसिल्स फ्यूल के ये सॉलिडिफाइड हो गए। तो यह जो है रावेदार नहीं होती है, इसमें क्रिस्टल नहीं पाया जाता है। इसको जो है अगर आप तोड़िएगा तो इसमें यह जो है पूरा धारेदार नहीं टूटेगा, ये अप डाउन करके जिगजैग तरीके पे टूटेगा। ये एक्सफोलिएटेड रॉक है, ठीक है। उसके बाद अब देखोगे कि यह जो है ये रॉक हॉरिजेंटल लेयर में बहुत कम पाए जाते हैं। यहां पर ज्यादातर आपको या तो ये एंटीक्लाइनल सिक्लाइनल रूप में पाए जाएंगे या वर्टिकली आपको पाए जाएंगे। हॉरिजेंटल इसलिए कि अब बताओ कि यहां पर कोई अगर ये वाटर सोर्स है जहां सेडिमेंट जमा हो रहा है, यहां सेडिमेंट जमा हो रहा है, यहां सेडिमेंट जमा हो रहा है, तो जो रॉक बनेंगे वो इसी तरह से बनेंगे ना, और ये इनके ऊपर जब प्रेशर पड़ेगा तब ये बनेंगे ना। तो प्रेशर पड़ने के कारण इनका जो है इसमें एंटीक्लाइनल सिक्लाइनल रूप से यह जो इनका मुड़ाव हो जाता है। प्रेशर पड़ने के कारण से ये एंटीक्लाइन सिक्लाइन के रूप में आपको देखने को मिलते हैं, अपनति अभिनति के रूप में देखते हैं। परफेक्ट जो है हॉरिजेंटल लेयरिंग यहाँ पे बहुत कम देखने को मिलती है, बहुत कम जगह पे परफेक्ट हॉरिजेंटल मिलेगा आपको, एंटीक्लाइन सिक्लाइन के रूप में देखने को मिलेगा, अप एंड डाउन के रूप में आपको देखने को मिलेगा, ठीक। और ये क्यों? क्योंकि साइड से जो है आपको इस पे प्रेशर पड़ा। जैसे फॉर एग्जांपल आपने पढ़ा है हिमालय का फॉर्मेशन में, हिमालय का जब फॉर्मेशन हुआ तो इसके बीच में टेथिस सी था, और टेथिस सी में इधर नॉर्थ से आने वाली सारी नदियां और साउथ से दक्कन क्षेत्र से जाने वाली सारी नदियां, दक्कन का जितना भी रॉक बना हुआ है, दक्कन ट्रैप जिसको आप कहते हो, ये वोल्केनिक नेचर का है। यहाँ फिशर इरप्शन हुआ, ये मैग्मा निकल करके और पूरा फैल गया, तो ये इग्नियस रॉक है। यहाँ से नदियों ने इरोड कर करके और टेथिस सी के अंदर ये सेडिमेंट जमा किया जिससे सिंक्लाइंस बना, और ये सिंक्लाइन बनने में उसमें जो है फोल्ड आए, प्रेशर आया और एक्युमुलेट होकर के एक नया हिमालय बन गया। तो कभी आप हिमालय के अंदर जाओगे ना, कभी हिमालय पे को आप घूमने जाओगे, और ये आपका एक बड़ा सौभाग्य होगा कि अगर आप बीचू जैसे संस्थान में आप पहले पढ़े हो तब तो आपने जरूर घूमा होगा। अगर नहीं पढ़े हो, ये गोल्डन चांस है कि पीजी में जब बीएचयू जैसे संस्थान से आप करोगे तो आपको यहाँ पर ज्योग्राफिकल टूर के तहत आपको इस तरह की चीज़ों को लेके जाया जाएगा, जहाँ पे आप खुद कैंप करते हो, और कैंप करने के बाद आपको छोड़ दिया जाता है, आप जाइए रॉक कलेक्ट करिए, आप वहाँ के टोपोग्राफी का अध्ययन करिए, शाम को आइए, अपने जो गाइड आपके साथ गए हैं, टीचर गए हैं, उनसे आप चर्चा करिए, वो सारा चीज़ के बारे में बताएंगे। तो जब आप हिमालय में जाओगे तो देखोगे कि वहां पर बहुत सारे सेडिमेंट्स मिलेंगे, रॉक मिलेगा, फिर मिट्टी धूल उस रॉक के अंदर, फिर
तो ऐसा नहीं है कि पूरा पहाड़ की तरह ऐसा आपको देखने को मिलेगा, एक रॉक मिलेगा उसमें मिट्टी भी कहीं कहीं बीच में मिलेगी। फिर वो क्यों? क्योंकि वो सेडिमेंट्री रॉक से बना है अंदर से। अब चूंकि प्लेट भी एक दूसरे के नीचे जा रही थी तो कुछ इंट्रूसिव जो है आपको वोल्केनो भी हुए, तो उसके अंदर जो उसका नीचे वाला रीढ़ जिसको आप बोलते हो मेन जो है वो आपको इग्नियस रॉक के मिलेंगे, लेकिन ऊपर जो फोल्डेड हुआ है वो एक्युमुलेशन है टेथिस सी के अंदर का, और वो किस नेचर का है? वो सेडिमेंट्री रॉक का है जो फोल्ड माउंटेन के रूप में आज दिखाई दे रहा है। तो मैक्सिमम आपको सेडिमेंट्री रॉक देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो यहां पर आपको जो है ये दबाव के कारण से यह सिंक्लाइनर और जो है एंटीक्लाइनल के रूप में आपको यहां पर देखने को मिलेगी। इसमें जॉइंट्स पाए जाएंगे। हमने आपको बताया कि यह जो है डिफरेंट लेयरिंग के साथ जो है, यहां पर हमने आपसे बताया है कि यह डिफरेंट लेयरिंग के साथ यह जो है डिफरेंट लेयरिंग के साथ जो है ये जाती है, इस कारण से यहां आपको सिंक्लाइन देखने को मिलेगा और इसमें जॉइंट्स भी देखने को मिलेंगे। अब डिफरेंट जो है जॉइंट्स आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये रॉक इस साइड से मान लीजिए जमी है ये, तो जॉइंट्स इसी कारण से इसको बहुत आसानी से इरोड कर देती है। दूसरी की यह जो है कुछ रॉक्स सेडिमेंट्री रॉक्स ज्यादातर आप देखोगे इग्नियस रॉक तो हार्ड हो रहे थे, इसमें कुछ चट्टानें बहुत हार्ड हो सकती है, कुछ सॉफ्ट भी हो सकती है। जैसे अगर बात करें तो जैसे लोमी सॉइल की बात करें, आपको जो है ये मड की बात करें, ये सब सेडिमेंट्री रॉक्स हैं, ये मुलायम है। दूसरी तरफ अगर सैंडस्टोन की बात करें, देखो काफी हार्ड है, बलुआ पत्थर, सर पे मार दिया जाए सर फूट जाए आपका। आप देखोगे रेड फोर्ट बना हुआ है, इस तरह के बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स बने हैं उसी तरह के पत्थर से बने हैं। तो यह जो है बलुआ पत्थर जो है आपको देखने को मिलेगा। यह जो है कैसी होगी? ये परमिएबल होगी, पोरस होगी, इसके अंदर पानी जा सकता है, इससे रिस करके पानी जा सकता है, या इसमें लीचिंग होगा जल का। और इसके अब ज्यादातर मैंने बताया कि ये निर्माण कहाँ होंगे? हवाओं के द्वारा जल के अंदर होगा, लेकिन कुछ कुछ जो है आप देखोगे हवाओं के द्वारा भी होते हैं। जैसे आपको लोएस के मैदान आपको याद है, चाइना के अंदर लोएस के मैदान, वो हवाओं द्वारा ला करके बालू जमा कर करके लेयरिंग बना करके बनाया गया है। तो ये हवाओं द्वारा भी बन सकते हैं, या जो है हिमानी द्वारा बन सकते हैं, ग्लेशियल द्वारा भी एक टील के मैदान बनाए जाते हैं, जो ये ग्लेशियल क्षेत्रों से इरोडेड मटेरियल ला करके एक जगह जमा करती है। तो वो हो सकता है कि ग्लेशियर द्वारा भी बन जाए, और कुछ ये पानी में भी आपको देखने को मिलेगा, ठीक। अब ये हवा बनाएगी तो इसको लोएसिस का उदाहरण, ग्लेशियर द्वारा मैंने बोल्डर और स्लैग बताया ही, जल द्वारा बलुआ पत्थर बनेगा, कांग्लोमेरेट बनेगा, क्ले बनेगा, सेल बनेगा, ये सारा जो है आपको। इसके अलावा प्लांट द्वारा भी बनते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कोयला, पीट कोयला जो है प्लांट के ही, तो ये कम ऑक्सीजन में जलने से बन रहा है। लिग्नाइट कोयला या एंथ्रेसाइट कोयला, ये सब चीज कुछ कुछ रासायनिक विधि से भी बनती है। जैसे आप देखोगे ये रॉक साल्ट जिसको आप सेंधा नमक के नाम से जानते हो, या फिर जो है आप ये डोलोमाइट, या फिर जिप्सम, या फिर लाइमस्टोन, ये सारी चीजें जो है आपको यहाँ पर देखोगे ये केमिकली फॉर्म होते हैं, ये केमिकली जो है इसका निर्माण होता है। तो ये डिफरेंट तरीके से इसका निर्माण हो सकता है। तो ये हमने देखा किसके बारे में? सेडिमेंट्री रॉक के बारे में। दो टाइप के रॉक हमने देख लिया। तीसरे टाइप की रॉक होती है जो इन दोनों के परिणाम स्वरूप बनती है। इन दोनों के कारण से तीसरे टाइप की जो है रॉक का फॉर्मेशन होता है। तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम मेटामॉर्फिक रॉक के नाम से जानते हैं। इसको जो है हम मेटामॉर्फिक रॉक के ये नाम से देखेंगे। यहां पर जैसे आप देखोगे कि इसमें चट्टानें जो है ये या तो इग्नियस रॉक से, या तो जो है देखिए आग्नेय चट्टान है, आग्नेय है, यहां से चेंज होकर के सेडिमेंट अवसादी बने, और अवसादी से ये चेंज होकर के रूपांतरित बने या कयांतरित बने। एक तो ये हो सकता है एक आइडियल फॉर्मेशन, या हो सकता है कि आग्नेय से डायरेक्ट रूपांतरित बन जाए, या ये भी संभव है कि अवसादी से डायरेक्ट बन जाए,
या ये भी संभव है कि एक बार इसका मेटामॉर्फिज्म हो गया है, दोबारा भी मेटामॉर्फिज्म हो जाए, रूपांतरित से और रूपांतरित बन जाए। तो तीनों तरीके से आपको यहां पर देखने को मिलेगा। यहां पर या तो, और ये क्यों होगा, या तो टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, प्रेशर बहुत ज्यादा मिले, या कोई केमिकल रिएक्शन हो जाए जिससे पूरी की पूरी वह चट्टान का नेचर भी बदल जाए और वो एकदम डिस्टिंक्ट कैटेगरी हो जाए, अपने मूल विशेषताओं से बिल्कुल अलग हो जाए, तो उसको हम क्या कहते हैं, मेटामॉर्फिक रॉक के नाम से जानते हैं। जैसे आपको इसमें मिलेगा, जैसे संगमरमर जिसको आप कहते हो, संगमरमर के आप जो है ये जानते हो, तो ये कैसे बन रहा है। संगमरमर जो है लाइमस्टोन एक तरह का जो औषधि मटेरियल्स है उसके चेंज होने से संगमरमर बन जा रहा है। एक तरफ लाइमस्टोन देखो, पानी डालते ही ये शर्मा करके और जो है पिघल जाएगा, दूसरे तरफ जो है ये इतना हार्ड संगमरमर है जिसको आप कितना भी पानी डालो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मार्बल और लाइमस्टोन के कैरेक्टर में आप देखो एकदम अलग हो सकता है। अब रूपांतरण इसके दो तरीके से हो सकते हैं, दो रूप में हो सकते हैं। पहला हो सकता है या तो कंट्रैक्ट या थर्मल मेटामॉर्फिज्म। ताप के कारण से, टेम्परेचर के कारण से इसका मूल विशेषता जो है एकदम परिवर्तित हो जाए, तो इसको हम कहते हैं टेम्परेचर या कंट्रैक्ट मेटामॉर्फिज्म। यह जो है टेम्परेचर के कारण से, हीट के कारण से होगा। कब है, मान लीजिए यहाँ पर ये कोई सेडिमेंट्री रॉक जमी है, ये सेडिमेंट्री, और इसके अंदर कोई वोल्केनो का चेंबर है, यहां से वोल्केनो इरप्शन हो गया। अब जितने दूर वो चट्टाने संपर्क में आई, इतनी हीट के संपर्क में आई कि उसका नेचर ही चेंज हो गया। तो कोई जब इस तरह की, जैसे अगर मान लीजिए कोई लाइमस्टोन का क्षेत्र है और वहां अंदर से वोल्केनो इरप्शन हो रहा है या मैग्मा के संपर्क में आ गई, टोटली नेचर चेंज हो जाएगा और एकदम हार्ड रॉक बनेगी, मार्बल बन जाएगी। आपने देखा दक्कन ट्रैप के आसपास पहले जो सेडिमेंट्री रॉक थी उसके ऊपर जो है जब दक्कन ट्रैप का ये लावा का पूरा लेयर चढ़ा तो वहां पूरा आप चले जाओगे एमपी के भेड़ा घाट के पास, ये जो धुआंधार जलप्रपात के पास, नर्मदा रिवर के आसपास पूरा आपको मेटामॉर्फिज्म दिखाई देगा, क्योंकि साउथ में वो कभी एक पुराने जमाने क्रिटेशियस काल में ये इस तरह की घटनाएं हुई और पूरा का पूरा वो एरिया जो है लाइमस्टोन से चेंज होकर के मार्बल बन गया। ठीक। दूसरा हो सकता है कि यह रीजनल मेटामॉर्फिज्म हो, डायनेमिक मेटामॉर्फिज्म हो, वहां की एक चट्टान जो है दूसरे पे प्रेशर डाल रही हो और इस कारण यह काफी दूर तक विस्तृत क्षेत्र में होता है, ये थर्मल मेटामॉर्फिज्म। और यह जो है किसी खास लोकल कारणों से हो जाए, यहाँ पर चट्टानों के दबाव गति के कारण से हो जाए या प्लेट्स जो है एक दूसरे से टकरा रही है वहां प्रेशर पड़ने के कारण से हो जाए, तो इसको हम डायनेमिक मेटामॉर्फिज्म के नाम से जानते हैं। ठीक। जैसे आप हिमालय के अंदर देखोगे या रॉकी पर्वत के अंदर, अब हिमालय के अंदर आप देखोगे एक प्लेट से दूसरा प्लेट टकराया, यहाँ पर बने, तो इसका मेटामॉर्फिज्म हो गया, जो चट्टाने थी प्रेशर के कारण मेटामॉर्फिज्म हो गया। जबकि कहीं वोल्केनो इरप्शन आ गई तो इसका मेटामॉर्फिज्म जो हुआ ये कंट्रैक्ट मेटामॉर्फिज्म है, थर्मल मेटामॉर्फिज्म। तो ये दो तरीके से हो सकती है। ठीक। तो ये हमने जो है ये क्या देखा यहाँ पर चट्टानों के। अब यही आपको यहाँ लिस्ट दिया गया है, जैसे आप देखोगे जैसे ग्रेनाइट है ये नीच में बदल सकता है, ये इंपॉर्टेंट आपके लिए है। यहां से आपके प्रश्न पूछे जाते हैं, यहां से आपके प्रश्न बनते हैं, कौन सा जो है किसमें चेंज हो रहा है। जैसे आप इग्नियस रॉक को देखोगे, कुछ इग्नियस रॉक है जो, जैसे यहाँ ग्रेनाइट देखोगे इग्नियस रॉक का उदाहरण है, ये चेंज हो जाता है नीच में। बेसाल्ट देखोगे ये जो है इग्नियस रॉक का उदाहरण है, ये एम्फोबलाइट में चेंज हो जाता है। आप यहाँ गैब्रो देख रहे हो, ये सर्पेंटाइन में चेंज हो जाता है। कुछ सेडिमेंट्री रॉक से भी मेटामॉर्फिज्म होता है, जैसे बलुआ पत्थर क्वार्टरजाइट में चेंज हो जाता है, चूना पत्थर आपको मार्बल में चेंज हो जाता है, सेल आपको स्लेट में हो जाता है, कोयला आपको ग्रेफाइट और हीरा में बदल जाता है। दूसरी तरफ आप देखोगे इस मेटामॉर्फिक रॉक का भी मेटामॉर्फिज्म होता है। जैसे पहले आपने देखा कि यहां पर ये सेल से स्लेट बना, अब स्लेट खुद एक मेटामॉर्फिक रॉक है, इसका फिर से मेटामॉर्फिक हुआ तो ये दोबारा सिस्ट में बदल गया और ज्यादा कठोर हो गया। सिस्ट का मेटामॉर्फिज्म हुआ और ज्यादा कठोर हो गया और फाइलाइट में बदल गया। तो ये मेटामॉर्फिज्म का भी मेटामॉर्फिज्म हो सकता है। तो ये जो है आपको रॉक का यहाँ पर ये देखने को मिलेगा।
जैसे अब इसी पे आपको एक चीज यहां पर ये लास्ट पॉइंट हम बता दें, ये रॉक का जिसको रॉक साइकिल आप कहते हो, बहुत आसान है। सबसे पहले क्या बना, मैग्मा। मैग्मा जो है यहां पर ठंडा हुआ तो इग्नियस रॉक बनाया, इग्नियस रॉक टूटा फूटा आगे चल के सेडिमेंट्री रॉक बना। अब सेडिमेंट्री रॉक में कंपैक्टनेस आया तो यह हार्ड होता गया और प्रेशर पड़ने के कारण यह मेटामॉर्फिक रॉक बन गया। अब मेटामॉर्फिक रॉक हो सकता है कि प्लेट के सहारे नीचे चला जाए, फिर से मैग्मा पिघल के बाहर आए, इग्नियस रॉक बन जाए, लेकिन हमेशा ये जरूरी नहीं है। डायरेक्ट हो सकता है मेटामॉर्फिक रॉक ही इग्नियस रॉक ही बदल जाए मेटामॉर्फिक रॉक में, या हो सकता है कि ये मैग्मा जो है यहां से इग्नियस रॉक में टूटे और इग्नियस रॉक जो है सेडिमेंट में टूटे और सेडिमेंट ही डायरेक्ट फिर मैग्मा में चले जाए। तो इसको हम ये रॉक साइकिल के नाम से जानते हैं। चट्टाने की एज जो है, चट्टानों की एज इस सर्किल में ट्रेवल करती रहती है, इस सर्किल के अंदर जो है इनकी जीवन काल चलती रहती है। तो आज हमने देखा था रॉक के टाइप के बारे में, रॉक के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में और रॉक साइकिल के बारे में। आगे के लेक्चर जो है इसी तरह से आपको इसी चैनल पर मिलते रहेंगे। तो आप जो है अपनी कीमती सुझाव देना ना भूलें। आपको जो है किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो, कोई भी समस्या हो तो आप कमेंट सेक्शन में पिन करें। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे हम अगले लेक्चर के साथ अगली क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू, गुड नाइट, बाय बाय।